नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में ये हमारा पाठ 5 रसायन विज्ञान का जो पाठ है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण ये चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर के, वो मैंने आपको बताए थे। तो थोड़े बहुत बचे हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर, जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं बोर्ड एग्ज़ाम में जो अधिकांशतः आते रहते हैं, तो उनको मैं बता रहा हूँ आपको। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित को बताइए। पहला क्वेश्चन है इसमें, हैलोजन परिवार में सबसे अधिक क्रियाशील अधातु का नाम व सूत्र। हैलोजन परिवार यानी कि इसमें इस प्रकार के तत्व आते हैं जिनके अंतिम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको इस पिछली वीडियो में बताया था। फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो ये 4 जो है हैलोजेंस होते हैं जिनके अंतिम कक्षक में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे जो अधिक क्रियाशील है उसका हमने नाम और सूत्र बताना है। तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील जो है हैलोजन परिवार में फ्लोरीन, जो जिसका जो है परमाणु क्रमांक 9 होता है, इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर 2 और 7। छोटे परमाणु आकार, क्योंकि ये हैलोजन परिवार में सबसे छोटे आकार का है, तथा कम बंधन ऊर्जा, क्योंकि उसको इसके अणुओं को तोड़ने में कम जो है ऊर्जा लगती है, के कारण सबसे अधिक जो होता है ये अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, फिर ख वाला क्वेश्चन है, क्षारीय समूह में सबसे अधिक क्रियाशील अधातु का नाम व सूत्र। क्षारीय समूह यानी कि जिनके अंतिम कक्षक में जो है, जिनके क्षारीय समूह वो जिसमें जो तत्व 3 आवर्तों में बटे होते हैं, यानी 3 कक्षकों में बटे होते हैं, जैसे 281, 282, 283 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले जो तत्व हैं। ठीक है, इसमें सबसे अधिक जो क्रियाशील है तत्व, उसका नाम हमें बताना है। ठीक है, तो होता है पोटेशियम हमारा। ये क्षारीय उसमें आता है, क्षारीय तत्वों में। ठीक है, क्षारीयता दर्शाता है, इसलिए जो है क्षारीय तत्वों में आता है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, वह अधातु जो द्रव अवस्था में रहती है, मतलब वह अधातु जो कमरे के ताप पर जो है हमेशा लिक्विड की अवस्था में रहती है। ठीक है, तो वो होती है, उसका आंसर है हमारा ब्रोमीन। ठीक है, तो ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। ठीक है, फिर हमारा अगला क्वेश्चन आया, 2 तत्व x व y जिनके परमाणु क्रमांक 11 व 17 हैं। ठीक है, 2 तत्व दिए गए हैं, x का परमाणु क्रमांक 11 है और y का 17 है। ये तत्व आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? हमने ये बताना है कि ये किस आवर्त सारणी के किस वर्ग में होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं पहले हम। जो तत्व x वर्ग 1 में तथा तत्व y जो है वर्ग 7 में है, क्योंकि जब हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 11 और 17 का, तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आएगा, 2 8 1 आएगा। ठीक है, तो अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो वर्ग का हम पता कैसे लगाते हैं कि अंतिम कक्षक में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो है वो जो तत्व होगा उस वर्ग या समूह में होगा जो अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तत्व के। तो इसके परमाणु क्रमांक 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके 2 8 1 आता है, तो 1 अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, तो उसका वर्ग क्या हो गया, 1 हो गया। वैसे ही 17 वाला जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2 8 7 होता है, अंतिम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये वर्ग 7 या समूह 7 में आएगा। ठीक है, ख वाला क्वेश्चन है, इन तत्वों में से कौन सी धातु और कौन सी अधातु है? तो हमने बताना है। ठीक है, जो तत्व x धातु है, तत्व y अधातु है, क्योंकि इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा तो पॉजिटिविटी आती है, तो इसका मतलब ये क्या धातु है। जो y वर्ग वाला है इसका परमाणु क्रमांक 17 है। ठीक है, ये इसमें अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने कक्षकों को पूर्ण करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, अधातु हो जाएगी। ठीक है, फिर ग वाला क्वेश्चन है, यह तत्व आवर्त सारणी के किस आवर्त में? हमने दोनों का आवर्त भी बताना है। तो दोनों तत्व आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में है, क्योंकि दोनों का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम तो आता है 2 8 1 और 2 8 7। तो क्या हो गया, 2 8 1 2 8 7, दोनों में क्या है, 3 कक्षक हैं, K L और M। ठीक है, देखिए 3 कक्षक हैं तीनों में, तो 3 कक्षक हैं, तो यानी कि 1 2 3, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये जो है तीसरे आवर्त में होंगे दोनों ही करके। ठीक है, फिर आता है घ वाला क्वेश्चन, x और y की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है इनका। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रचना भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी कह सकते हैं इसको। तो ये x का होगा 2 8 1। ठीक है, 11 वाले का 17 वाले का होगा, y वाले का 2 8 7। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग कर तत्वों के मतलब पोटेशियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड सूत्र का अनुमान लगाइए। ठीक है, इनमें अनुमान लगाना है हमने कि जो पोटेशियम और एल्यूमिनियम जो तत्व हैं उनके ऑक्साइड क्या बनेंगे करके। ठीक है, तो क वाले का उत्तर है पोटेशियम आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग तथा एल्यूमिनियम जो है तृतीय वर्ग में है। हमने ये कैसे अंदाज लगाया कि ये प्रथम वर्ग में तृतीय वर्ग में। हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया पोटेशियम का, तो हमारा आया 2 8 8 1, यानी कि अंतिम कक्षक में जो है कितने इलेक्ट्रॉन हैं, अंतिम कक्षक में आपका जो है 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो वो हो गया प्रथम वर्ग में। अब एल्यूमिनियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये 13वें नंबर पर होता है, तो 2 8 3 अंतिम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन हुए। तो अंतिम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो वही उस तत्व की क्या कहलाती है, वो उस वर्ग में उपस्थित होगा जितने उसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होंगे। तो उसका क्या हो गया, ये तीसरे वर्ग में आ गया। अतः इनके जो ऑक्साइडों के सूत्र होंगे वो क्या होंगे, क्योंकि ये प्रथम वर्ग में है, जब हम इसकी वो बनाएंगे संरचना बनाएंगे पोटेशियम और एल्यूमिनियम जो बनेगा हमारा, ये इनके जो ऑक्साइड होंगे उनके सूत्र क्रम से K2O, इसको हम कहेंगे पोटेशियम ऑक्साइड, और ये K2O गलत लिखा हुआ है, K2O और Al2O3 ये जो है बनेंगे। इसके अब वो किस तरह से बनेंगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ये K और O ये दो हमारे, इन दोनों के ऑक्साइड हमने बनाने हैं पोटेशियम के और ऑक्सीजन के। ठीक है, अब ऑक्सीजन के पास तो दो जो हैं क्या होते हैं अंतिम कक्षा में अंतिम कक्षा में इसके क्या 2 8 6 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कर दे, अंतिम कक्षा में इसके 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इसकी संयोजकता क्या होगी -2 होगी। और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2 8 8 1 अंतिम कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसकी +1 हो गई। तो इसके साथ इसको संयोग करने के लिए जो है एक और पोटेशियम परमाणु की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरह से अभी क्या हो गए, K2 हो गए और ऑक्सीजन के भी अब 2 परमाणु हो गए। तो ये संयोग जब करेंगे इस तरह से संयोग करेंगे, तो इस तरह से जो इनका क्या बनेगा फिर आगे K2O, इस तरह से ये जो है पोटेशियम ऑक्साइड तब बनेगा इस तरह से। ठीक है, और वैसे Al2O3 वाला है, तो हम एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन को रखते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के अंतिम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन, इसके में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब इस प्रकार की वो आती है, ठीक है, जो K2O का निर्माण कैसे हो रखा है अब बताता हूँ आपको। जैसे K2O है, किस तरह से बना है, किस तरह से जो ये यौगिक बना हुआ है करके। ऑक्सीजन के अंतिम कक्षक में ऑक्सीजन की जो संयोजकता होती है -2 होती है और पोटेशियम की होती है +1। जब ये इंटरचेंज होते हैं तो जो इसकी संयोजकता के चाहे वो प्लस के हों या माइनस के हों, वो इधर चले जाएंगे, वो इसके यहाँ लग जाते हैं और इसका जो संयोजकता होगी वो इधर चली जाती है। अब इसकी संयोजकता तो 2 थी, चाहे वो प्लस की थी या माइनस की थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए जो है इसके जो ऑक्सीजन के जो अंतिम कक्षक जो इसके संयोजकता होती है, वो संयोजकता इसकी यहाँ क्रिएट हो जाती है, यानी यहाँ लग जाती है। और ओ पे यहाँ की संयोजकता आती है, यानी कि यहाँ की संयोजकता आएगी तो उसके बाद एक ही है, तो हम एक को लिखते नहीं है, इसलिए ये हमारा जो यौगिक K2O का K2O निर्मित हो रखा है। वैसे ही Al2O3 कैसे निर्मित हुआ वो बताता हूँ आपको। जैसे कि ये Al है और ये ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसके अंतिम कक्षक इसकी जो संयोजकता होती है +3 और इसकी होती है -2, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी 2 8 6 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तो इसकी -2 की संयोजकता होती है। एल्यूमिनियम 2 8 3 इसके अंतिम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी संयोजकता क्या होगी +3 जो है इलेक्ट्रॉन दान करता है, तो इसकी जो संयोजकता होगी वो इधर इंटरचेंज हो जाएगी और इसकी जो संयोजकता होगी वो इधर इंटरचेंज हो जाएगी। तो Al के नीचे आ जाएगा क्या 2 और O के नीचे आ जाएगा कि यहाँ इसकी संयोजकता इधर आ जाएगी O3। तो इस तरह से जो है यौगिक ये निर्मित हुआ है Al2O3। तो इस तरह से इनके ऑक्साइड्स बनते हैं। वैसे अगर एक चीज़ का और देख लेते हैं, MgO का देख लेते हैं, अभी MgO कैसे बनाया करके। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के अंतिम कक्षक में इसकी संयोजकता 2 होती है और मैग्नीशियम की 2 8 2 यानी कि +2 होती है इसकी -2 हुई और इसकी +2 हुई। ठीक है, अब दोनों के ही जो है इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, दोनों के ही इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, 2 प्लस के इधर है 2 माइनस के इधर, तो दोनों कट आउट हो जाते हैं। इस तरह से जो है MgO जो होता है वो यौगिक बनता है। ठीक है, जब बराबर होंगे तो इस तरह से बनेगा, जब जो है कम ज़्यादा होते हैं तो फिर इंटरचेंज होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया करके। तो एक जो अगर एक परमाणु किसी के पास तो उसको लिखा नहीं जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन के बाद जैसे ये O था K2O में, ठीक है, इसका +1 थी संयोजकता जो इधर इंटरचेंज हुई है, तो उसको हम K2O1 नहीं लिखेंगे उसको। ठीक है, उसको 1 नहीं लिखा जाता है, तो
हमारा क्या बना K2। इस तरह से Al2O3 बना। इस तरह से मैंने आपको MgO का निर्माण भी बताया कि किस तरह से ये बनाया करके, ठीक है। तो इस तरह से इनके ऑक्साइड्स बनते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें दो तत्व जिनका बाहरी कोश पूर्ण हो, मतलब हमने निम्न के नाम बताने जैसे किसके दो तत्व ऐसे जिनके बाहरी कोश होते हैं पूर्ण होते हैं। अगर हम गौर करें अपने आवर्त सारणी में तो नियॉन और आर्गन ऐसी गैसें हैं या ऐसे तत्व हैं आवर्त सारणी में जिनके अंतिम कक्षक पूर्ण होते हैं। जैसे मैंने लिखा है आंसर के लिए आपको, एक हवाले का आंसर है। नियॉन का 2 और 8 अंतिम कक्षक पूर्ण है। आर्गन का 2 8 8 8 2 8 8, क्योंकि ये क्या है परमाणु क्रमांक इसका 10 होता है नियॉन का, तो उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 2 8 आता है तो अंतिम कक्षक पूर्ण। आर्गन का 18 होता है 2 8 8, इसके अंतिम कक्षक भी पूर्ण। तो दो तत्व ऐसे हैं जिनके बाहरी कोश पूर्ण है। अब अगला क्वेश्चन और इसमें दो तत्व जिनके सबसे बाहरी कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हो, अंतिम कक्षा में तो 7 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे मैंने बताया इनको हेलोजेंस कहा जाता करके, ठीक है। इसमें 2 हेलोजेंस के उदाहरण आपको दिए हैं, क्लोरीन और ब्रोमीन करके। एक फ्लोरीन भी होता है जिसको मैं अलग से लिख देता हूँ आपको, फ्लोरीन। अब फ्लोरीन क्या होता है, वो 9 नंबर पे होता है, ठीक है। उसके इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2 और 7 आएगा, ठीक है। अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो हम ये ब्रोमीन की जगह फ्लोरीन भी लिख सकते हैं, फ्लोरीन क्लोरीन करके, ब्रोमीन बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर होता है। अंतिम कक्षा में क्लोरीन के 2 8 7 इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर अंतिम कक्षा में क्या है 7 इलेक्ट्रॉन है। वैसे फ्लोरीन के 2 और 7 परमाणु क्रमांक 9 होता है इसका, अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ब्रोमीन के 2 8 18 7 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो इस तरह से जो है हम इसका आंसर दे देंगे। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयनन ऊर्जा व इलेक्ट्रॉन बंधुता की परिभाषा दीजिए। हमने ये बताना है कि आयनन ऊर्जा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आयनाइजेशन एनर्जी आयनन ऊर्जा को जानते हैं। किसी तत्व के विलगित गैसीय परमाणु के बाहरी कोश से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक सबसे कम ऊर्जा की मात्रा को आयनन ऊर्जा कहा जाता है। यानी कि जब कोई तत्व यौगिक बनाता है या अपने आयनों में टूटता है, जैसे जल है H+ और OH- आयन में टूटता है, ठीक है। और अगर कोई तत्व किसी दूसरे यौगिक के साथ अभिक्रिया करता है तो उसके बाहरी कोश से जो है एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आवश्यक सबसे कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही जो होता है या ऊर्जा की जो मात्रा होती है उसे आयनन ऊर्जा कहा जाता है, ठीक है। तभी वो संयोग करता है दूसरे तत्व के साथ या दूसरे यौगिक के साथ या अपने आयनों में टूट पाता है, जो है इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर परमाणु या किलो जूल पर मोल में नापते हैं, ठीक है। जो ये आयनन ऊर्जा होती है आयनाइजेशन एनर्जी, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर परमाणु, ठीक है, या किलो जूल प्रति मोल में नापा जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन था इसी में इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। तो ये क्या होती है, किसी उदासीन गैसीय परमाणु के बाहरी कोश में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के फलस्वरूप, यहाँ पे मैंने डैश कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे ये ई लिखा हुआ तो इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे इसको। इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के फलस्वरूप ऋणायन बनने पर उत्सर्जित ऊर्जा को उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। यानी कि कोई उदासीन गैसीय परमाणु के बाहरी कोश में, ठीक है, जब अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, जैसे कि हम माने कि 2 8 7 वाला कोई परमाणु क्रमांक वाला कोई तत्व है, उसके अंतिम कक्षक में जो है एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। यानी कि 2 8 8 करके तो उसकी जो है वो कक्षक पूरे हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है। 2 8 7 था उसका, उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो 2 8 8 हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के फलस्वरूप जो है ऋणायन बनने पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या होगा ऋणायन आएगा उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि वो अधातु होती हैं, अधिकतर अधातु ही जो है ऋणायन ग्रहण करती हैं। तो फलस्वरूप ऋणायन बनने पर जो ऊर्जा जो है निकलेगी, ठीक है, ऊर्जा निकलती है जो, तो वह जो है उस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता उसको हम कहते हैं, ठीक है। इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट EV प्रति, ये पर है, पर परमाणु में व्यक्त करते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर प्रति परमाणु में जो है मापा जाता है या व्यक्त किया जाता है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस के आप जो हैं अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा इनको। इसके बाद मैं जो इसके अभ्यास में जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको कराऊंगा आपको।